Now our next topic is the making of nationalism in Europe. अब यूरोप के अंदर किस प्रकार से नेशनलिज्म बना वो देखते हैं हम यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट जो है, if you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as well as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included Alpine region, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. अब यहाँ पर जो बताया गया वो ये कि उस समय का अगर आप मैप देखेंगे प्राचीन काल का, तो मैप में आपको ऐसी ऐसी जगह मिलेगी जो एक्चुअल में आज के मैप पे हमें दिखाई ही नहीं देती है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि बहुत सारे ऐसे किंगडम थे, जैसे कि आज हम जर्मनी के रूप में जिसको जानते हैं, जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड। उस समय पे ये तीनों जो थे ये मिक्स्ड किंगडम के रूप में ही मिले हुए थे। यानी कि एक ग्रुप के लोग एक स्टेट में नहीं रहते। जैसे हम बात करेंगे, आज हम यूरोप की बात करें या हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर आज हम जो लोग देखते हैं वहाँ के सारे लोग अमेरिकन कहलाते हैं। लेकिन उस समय प्राचीन काल में देश जो था उसके अंदर एक वर्ग के लोग नहीं थे, अलग अलग भली भांति भांति के लोग हमको देखने को मिलते थे, जो कि अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे। तो उनके बीच में कोई समानता देखने को नहीं मिलती थी। ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर और भी दिया गया है, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, जिसके ऊपर ऑस्ट्रिया और हंगरी, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसने ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर राज किया। यानी कि एम्पायर का नाम है, ये एक वंश है जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल कर चुका है। अब इन लोगों ने जो रूल किया, इन्होंने एग्जाम्पल में बताया, वाज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी जो था उस पे जब रूल किया गया इनके द्वारा, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स थे, अलग अलग लोग, अलग अलग रीजन्स इसमें आते थे। इसके अंदर अल्पाइन रीजन्स, द टायरल, ऑस्ट्रिया एंड द सडेटनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, तो ये सब लोग इसके अंदर आते थे। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर वर्ग के लोग एक स्टेट के अंदर नहीं रहते थे। इसके साथ साथ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस की बात की जाए, जहाँ पर इटालियन बोली जाती है, जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये भी इसके अंदर आते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगिर while the other half spoke a variety of dialects। अब हंगरी के अंदर आधी जो पॉपुलेशन थी उनका बोली जो थी, भाषा जो थी वो थी मैगिर, और बाकी आधे लोग थे वो वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स, यानी कि वो अलग अलग तरह तरह की बोलियां बोलते थे। तो यानी कि कोई एक बोली नहीं थी, लेकिन बहुत सारा मतलब डिफ्रेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अंदर था। इन गैलिसिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। अब गैलिसिया नामक जो जगह थी वहाँ पर अरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर वर्ग, उच्च वर्ग, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, नोबल क्लास बोल सकते हैं हम, ऐसे लोग जो कि बहुत ही रईस बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में रईस बोलते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी पीपल यानी कि अरिस्टोक्रेट्स, यानी कि जो अमीर लोग थे, जो रईस वर्ग के लोग थे, नोबल लोग थे, वो पोलिश भाषा बोलते थे। पोलिश मतलब पोलैंड की भाषा, जो उसको पोलिश कहा जाता है। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east of Transylvania, which differences did not easily promote a sense of political unity.
The only tie binding these diverse groups together was a common elegance to the emperor. अब जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे नाम पढ़े, आप लोगों को ये नाम काफ़ी अजीब लग रहे होंगे क्योंकि अलग अलग ये फॉरेन कंट्रीज़ के हैं नाम, जैसे कि बोहेमियंस जो हैं, स्लोवाकिया जो एक कंट्री है वहाँ के लोग स्लोवैक्स जो हैं, फिर जैसे कि रोमन्स दिया गया है नाम यहाँ पर, फिर क्रोएशिया के लोगों को क्रोएट्स कहा जाता है। तो यानी कि भांत भांत के लोग वहाँ पर रहते थे। अब ये इतने तरह के लोग थे कि इनके बीच में आपसी समानता तो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती थी, यानी कि ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखाई देते थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी जो इनको जोड़े हुए थी, और वो थी इनका राजा, कि भाई इनका राजा एक है, ये एक ही एम्परर के अंडर में आते हैं इसीलिए एक हैं, बाकी इनके अंदर में दूर दूर तक कोई समानता नज़र नहीं आती थी। देन द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. अब यहाँ पर बात करेंगे अरिस्टोक्रेट्स के बारे में। अरिस्टोक्रेसी जो है यानी कि अमीर वर्ग के जो लोग थे वो लोग, और मिडिल क्लास लोग, उनके बारे में यहाँ जानेंगे हम। तो सोशली और पॉलिटिकली बात की जाए, अरिस्टोक्रेट्स जो थे वो एक डोमिनेंट वर्ग माना जाता था कॉन्टिनेंट में, यानी कि यूरोप के अंदर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, यानी कि जिसका प्रभुत्व, डोमिनेंस का मतलब होता है जिसका प्रभुत्व ज़्यादा होता है, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो एक पावरफुल वर्ग के रूप में जाना जाता था अरिस्टोक्रेट्स को। अब अरिस्टोक्रेट्स जो थे वो आपस में, भले वो यूरोप पूरे के अंदर भाषा अलग बोलते थे, यानी कि अलग अलग देशों में रहने वाले जो अमीर वर्ग के लोग थे, रईस लोग थे, उनकी भाषाएं अलग थी, लेकिन जो एक चीज़ उनको जोड़ती थी वो थी उनका सेम लाइफस्टाइल, क्योंकि वो अमीर लोग थे और उनका लाइफस्टाइल जो था वो सेम था, यानी कि वो बहुत ही अमीरी में, यानी कि ऐशो आराम जीते थे। अब इनके पास बहुत सारी एस्टेट्स, बहुत सारी ज़मीनें होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, और टाउन हाउसेज भी इनके पास होते थे। ये फ्रेंच भाषा सब लोग बोलते थे ज़्यादातर, क्योंकि फ्रेंच भाषा जो थी उसके द्वारा ही ये बड़े बड़े लोगों से हाई सोसाइटी में बैठकर बातचीत करते थे। इनकी फैमिलीज जो थी बड़े बड़े लोगों की, यानी कि रईस लोगों की, वो आपस में शादी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे, और इनका ग्रुप जो था वो बहुत ही छोटा था लेकिन पावरफुल था, यानी कि अमीर लोग, रईस वर्ग जो था वो काफ़ी छोटा था लेकिन पावरफुल बहुत थे ये लोग, क्योंकि पैसा बहुत था और इस कारण से ऊपर तक इनकी पहुंच होती थी। जैसे आज हमारे देश के अंदर भी हम जानते हैं कैसे पैसे वालों का काम हो जाता है, वैसे ही ये लोग भी जो थे ये बहुत ही पैसे वाले थे और उनका हर एक काम हो जाता था। लेकिन ये लोगों का ग्रुप कैसा था, स्मॉल था, यानी कि अरिस्टोक्रेट्स कितने थे, बहुत ही छोटे, कम लोग थे, मतलब उनकी गिनती बहुत कम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी, यानी कि जो लोग किसान जो थे, खेती करने वाले जो लोग थे, उनकी गिनती सबसे ज़्यादा थी। अब जो खेती वाले लोग थे वो बहुत सारे लोग तो टेनेंट्स के तौर पे काम करते थे, कुछ लोग स्मॉल ऑनर्स भी थे, कुछ मजदूरों के तौर पे काम करते थे दूसरों के खेतों में, कुछ छोटे ऑनर्स थे जिनके पास थोड़े थोड़े लैंड था। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पर बड़ी बड़ी एस्टेट थी जिनको कल्टीवेट किया जाता था सर्फ्स के द्वारा। अब सर्फ्स कौन होते हैं, सर्फ्स को हम बोलते हैं गुलाम वर्ग, ऐसे लोग जो कि दूसरों की लेबर, फार्म लेबर्स बोल सकते हैं, जो कि खेतों में काम करते हैं, तो उनके द्वारा खेती होती थी। In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब वेस्टर्न पार्ट्स जो थे यूरोप के, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे ट्रेडर वर्ग शुरू हुआ, यानी कि ट्रेडर पीपल, यानी कि ऐसे लोग जो फैक्ट्रियों में बने सामान बनाते हैं और उस बने सामान को देश के दूसरे हिस्सों में बेचते हैं। तो एक इस ग्रुप का इमरजेंस भी हुआ जिसको हम कॉमर्शियल क्लास कहते हैं, यानी कि जो टोटली बिजनेस बेस्ड होते हैं। तो एक इस क्लास का यहाँ पर नया उदय हुआ।
और ये जो थे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे प्रोडक्शन ऑफ फॉर द मार्केट के लिए जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज में टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यानी कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड के अंदर, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के अंदर ये हुआ 19वीं सदी के अंदर। In its wake, new social groups came into being, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals in Central and Eastern Europe. These groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated, liberal, middle class that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब जैसे ही 19वीं सदी में जर्मनी और फ्रांस के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक नया ग्रुप पैदा हुआ जो कि हम बोल सकते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो काम करते हैं इन फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले लोग, और मिडिल क्लास लोग, जो कि मिडिल क्लास लोगों में कौन आते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सब लोग ये मिडिल क्लास में आते हैं। फिर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जो ये लोग थे इनका नंबर काफ़ी कम था, और ये लोग जो थे ये एजुकेटेड भी थे, लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, और इनके पास एक आइडिया था। कौन सा आइडिया? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। यानी कि ये एजुकेटेड थे और लिबरल मिडिल क्लास थे, यानी कि ये मिडिल क्लास लोग थे जो कि अपने आप को आज़ाद मानते थे। और इनके पास एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। और इन्होंने किस प्रकार से अरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो कि रईस वर्ग था, उनको कैसे ये अबोलिश करें, कैसे उनको हटाएं, और जो पूरी पावर जो थी वो आम मजदूरों के हाथ में। जैसे हमारी भी पुरानी मूवीज़ के अंदर आप देखते हैं जो मिल के मालिक होते थे वो कैसे मजदूरों पे अत्याचार करते थे, तो यही चीज़ एक आइडिया इनके पास भी आया। नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. अब लिबरलिज्म का मतलब जो था, लिबरल का मतलब होता है फ्री, यानी कि फ्री, लिबर्टी, लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी, यानी कि हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति को भी फ्रीडम मिले और इक्वालिटी मिले बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। A constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. अब पॉलिटिकली बात करें तो जो लोग थे लिबरल लोग, उन्होंने जोर दिया कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंसेंट कि सबकी सहमति से सरकार बननी चाहिए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से क्या था? लिबरलिज्म का मतलब था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेज, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से हमने देखा था कि ऑटोक्रेसी एक तंत्र, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, यानी कि एक व्यक्ति का रूल जो कि राजा होता था। तो राजाशाही का तो खात्मा कर चुके थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से फ्रेंच के लोग। और क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो क्लैरिकल जॉब करता है उसको उससे जो फ़ायदे मिलते हैं, इन सब चीज़ों को, यानी कि विद बर्थ आपको जो राइट्स मिलती हैं वो चीज़ें सब खारिज कर दी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा। और उन्होंने कहा कि सब लोग जो फ्रांस के लोग हैं वो बराबर हैं। तो ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ये हो चुका था। लेकिन इसके साथ साथ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, तो ये भी हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत पार्लियामेंट बनाई गई थी और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी। 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स जो थे, यानी कि 19वीं सदी के जो लोग थे जो लिबरल्स कहलाते हैं, जिनको आज़ादी चाहिए, उन्होंने कुछ और जोर दिया। किस चीज़ पे? स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इन लोगों ने 19वीं सदी के जो लिबरल्स थे, इन लोगों ने स्ट्रेस दिया, इन लोगों ने जोर दिया एक और डिमांड के ऊपर, वो थी इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको कोई भी व्यक्ति न ले सके, यानी कि किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति कब्जा ना कर सके, इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया।
Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and the early 20th century, women and non-property men organized opposition movements demanding equal political rights. अब इसके साथ साथ एक और मुद्दा जो उस समय उठा था वो था यूनिवर्सल सफरेज का। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो उस समय में हम जानते हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसी दौरान लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वोट सिर्फ वही लोग दे सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। पुरुष सिर्फ वही पुरुष वोट दे सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकेगा। लेकिन नेपोलियनिक कोड जो था, यानी कि ये सब पहले की बात थी, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो सिस्टम चेंज हो चुका था। लेकिन इसके बाद जब नेपोलियनिक कोड लागू किया गया तो इस नेपोलियनिक कोड के अंतर्गत भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ फादर्स और हस्बैंड्स यानी कि पुरुष ही वोट दे सकते थे, और वो भी वही जिनके पास प्रॉपर्टी थी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो वोट नहीं दे सकते थे। महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, और ना ही नॉन प्रॉपर्टीड मैन यानी कि जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट नहीं देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे थे, लोगों ने मूवमेंट चलाए, जो लोग प्रॉपर्टी के बिना थे, महिलाएं जो थी जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उन सब ने जगह जगह पर इसके खिलाफ विद्रोह किया, मूवमेंट चलाए ताकि उनको इक्वल राइट्स मिल सके। इसके लिए उन्होंने डिमांड किया। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculations. The measures of clothes, for example, was the alley, which in each region stood for a different length. An alley of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, and Nuremberg 65.6 centimeter. In Freiburg it is 53.5 centimeter. अब यहाँ पर एक समस्या और लोगों के सामने ये आने लगी उस समय। तो लिबरल जो लोग थे, लिबरलिज्म ने, उन लोगों ने डिमांड की कि पूरे देश के अंदर इक्वल जो मूवमेंट है गुड्स का वो इक्वल रखना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जब सामान जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाया जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक नेपोलियन जो थे वो 39 स्टेट्स के ऊपर रूल करते थे, यानी कि लगभग 39 स्टेट्स जो थी वो मिलकर नेपोलियन का राज्य बना रही थी। तो इसमें बताया गया जैसे कि एक व्यापारी जो है, समझिए वो 1833 की बात की जा रही है, वहाँ से वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना चाहता है अपना सामान बेचने के लिए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 11 स्टेट्स के अंदर से गुजरना पड़ेगा। अब 11 स्टेट्स के अंदर से गुजरेगा मतलब 11 कस्टम ड्यूटीज उसको, कस्टम बैरियर्स उसको नड़ेंगे, 11 कस्टम बैरियर्स उसके रास्ते में आएंगे। और 11 कस्टम बैरियर्स पे वो हर एक पे लगभग समझो कि 5% भी वो पे करता है, तो 11 5 55, यानी उसका 55% तो यहीं पर चला जाएगा। यानी कि सपोज वो 100 रुपया कमाने जा रहा है तो 100 रुपये में से 55 रुपये तो उसके इन 11 जगहों पर 5-5% के हिसाब से चले जाएंगे, और मे बी इससे ज़्यादा ही चले जाएंगे। और दूसरा इसमें एक समस्या ये भी आती थी कि इसमें समय बहुत लगता था, क्योंकि हर जगह पर वो आपकी सामान को तोलेंगे, गिनेंगे या मापेंगे और उसके बाद आपको आगे जाने देंगे, तो कैलकुलेशंस में भी बहुत समय लगता था। और एक समस्या जो सबसे बड़ी थी जैसे कि एले, ये एक
यूनिट बताएगी। जैसे हमारे यहाँ पे मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम होता है। आप चीनी लेने जाते हैं, अब आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आप अगर यहाँ से 10 मीटर कपड़ा लेके जाएंगे और इसको जाकर केरला में बेचेंगे तो वहाँ पर वो 10 मीटर ही बिकेगा, वहाँ 8 मीटर नहीं बिकेगा, वो भी पूरा ही, क्योंकि हमारी यूनिट का सेम मतलब है। लेकिन एली का मतलब जो होता था वो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग होता था। जैसे कि फ्रैंकफर्ट के अंदर एक एली का मतलब होता था 54.7 सेंटीमीटर, मेंस के अंदर 55.1 सेंटीमीटर होता था। एक एली का मतलब न्यूरमबर्ग के अंदर 65.6 सेंटीमीटर होता था और फ्रीबर्ग के अंदर 53.5 सेंटीमीटर। यानी कि अलग अलग जगहों पर यूनिट से फ़र्क पड़ता है। यानी कि आप अगर यहाँ गुजरात के अंदर चीनी ले रहे हैं 10 किलो, तो 10 किलो का मतलब आपको 10 केजी मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर आपको 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट में जाके लेंगे तो वहाँ पर 1 किलोग्राम में आपको 900 ग्राम मिलेगी, कहीं पर 600 ग्राम मिलेगी, कहीं 700। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग तरीके से रखा है। तो ये बहुत ही समस्या वाली बात थी, तो लोगों ने इसका विरोध किया। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people, and capital. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. अब ये जो समस्या जो थी, जैसे हमने पीछे पैराग्राफ में पढ़ा, जो एक देश से दूसरे स्टेट के अंदर जो सामान बेचने जाते थे, अब इस समस्या को देखते हुए लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऑब्स्टेकल के रूप में इसको देखा, एक रुकावट के रूप में देखा। तो ऐसे में इसके विरुद्ध में, यानी कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए और 1834 के अंदर एक यूनियन बनाई गई जिसको कहा जाता है ज़ोलवेरीन यूनियन, या फिर एक ज़ोलवेरीन बनाई गई जिसको प्रूशिया ने शुरू किया था। इसको स्टार्ट किया था प्रूशिया ने, लेकिन इसके बाद ज़्यादातर जर्मन के स्टेट्स इसमें मिल गए थे, यानी कि इसके अंडर आ गए थे। और इस यूनियन ने क्या किया, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे, यानी कि जो बैरियर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया। यानी कि लगभग 30 के करीब करेंसी होती थी उस समय पूरी उस जगह पर, लेकिन उन सबको 30 से घटाकर उन्होंने 2 कर दिया, यानी कि 2 करेंसीज बची पूरे 38-39 जो राज्य थे उनके अंदर। और रेलवे नेटवर्क को सुधारा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान और लोग इधर से उधर जा सकें। और इन सब चीज़ों ने नेशनल यूनिफिकेशन का भी काम किया, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे के करीब आ गए। तो इससे लोग जो थे वो काफ़ी एक दूसरे को जानने लगे। The next topic we have is new convertism after 1815। तो 1815 के बाद एक नया सिस्टम शुरू हुआ, उसके बारे में देखते हैं। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized that changes initiated by Napoleon, that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in south. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon
was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. अब यहाँ पर बताया गया है कि एक नया वर्ग जो था, यानी कि यहाँ तक हमने देखा था कि अब तक नेपोलियन का रूल चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ जैसे कि ब्रिटेन, यहाँ पर नाम दिया गया, याद रखना आपको ये सब, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर जो नेपोलियन था उसको हरा दिया। उसको हराने के बाद इन लोगों ने उसके राज्य को फिर से आपस में बांट लिया मतलब ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने फ्रांस के द्वारा जीते गए जो रजवाड़े थे, जो राजाओं के रूलर्स जहाँ पर रूल करते थे, ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स को जो नेपोलियन ने जीता था, उन किंगडम्स को वापस उन्होंने उनमें बांट दिया। एक मीटिंग हुई वियना में जहाँ पर इसको किया गया ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक के द्वारा, और यहाँ पर हर एक देश के, इन चारों देशों के लोग आए हुए थे और इन लोगों ने मिलकर आपने यहाँ पर पढ़ लिया है कि कौन सी टेरिटरी किस किस को दी गई। तो ये जो इस पैराग्राफ के अंदर आप पाएंगे कि कौन सी टेरिटरी को किसको दिया गया, यानी कि ज़्यादातर जो पार्ट थे उसको बांट लिया गया, और फ्रांस की जो टेरिटरी थी उस टेरिटरी को और ज़्यादा मतलब वहाँ पर सख्त पहरा कर दिया गया, ताकि दोबारा कभी फ्रांस फिर से किसी दूसरे देश पे कब्जा करने की कोशिश ना कर सके। और नेपोलियन के द्वारा जो सेटअप किया गया था, जिन राज्यों को गिराया गया था, उनको वापस उन्हीं राजाओं को सौंप दिया गया। लेकिन जर्मनी के जो 39 स्टेट्स थे उनको अनटच्ड छोड़ दिया गया, यानी कि उनके ऊपर किसी ने कब्जा नहीं लिया। देखिए हमने पीछे भी देखा, रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, प्रूशिया को सेक्सोनी दिया गया, ऐसे अलग अलग राजाओं को अलग अलग चीज़ दी गई। लेकिन जर्मनी के कुछ स्टेट्स थे जो 39, उनको फ्री छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर इसी दौरान जो नए लोग आए, जिन लोगों ने अभी दोबारा से नेपोलियन को हराया, उसके बाद उन्होंने एक नई सोसाइटी का गठन शुरू किया, न कि पुराना। इससे पहले हमने तीन घटनाएं अब तक देख ली है। पहला हमने देखा था कि राजा का रूल था, उसको हराकर फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया गया। फिर डेमोक्रेसी खत्म हुई, फिर नेपोलियन का रूल आया, और अब नेपोलियन का रूल खत्म हुआ तो अभी कन्वर्टिज्म आया। कन्वर्टिज्म के अंतर्गत क्या किया गया, जो पावर थी जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। इन्होंने पुरानी सोसाइटी जो कि प्री रेवोल्यूशनरी डेज की सोसाइटी को बनाने से मना कर दिया। इन्होंने, हो सकता था कि चाहते तो ये लोग भी रेवोल्यूशन के समय जो हुआ था वैसा ही सब कुछ कर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इनका मानना था कि सब जो राज्य जिन जिन राजाओं से जीते गए उनको वापस कर दिए जाएं, और ऐसा ही किया गया। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, and songs and reflect the ideas of liberty and freedom. Associated with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. अब देखिए एक नया ग्रुप जो पैदा हुआ वो था कंजर्वेटिव ग्रुप। तो कंजर्वेटिव जो लोग थे उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया देशों के ऊपर, यानी कि यहाँ पर फिर से राजाशाही लौट आई है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जहाँ से शुरू हुए थे हम वापस वहीं पहुँच गए। हमने राजाशाही से शुरू किया था, राजाओं का रूल था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो हटे, फिर नेपोलियन आए, लेकिन फिर भी काफ़ी बदलाव थे, नेपोलियन ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया लोगों के साथ, लेकिन अब फिर से राजाशाही आ गई। अब राजाओं ने आते ही क्या किया, जो एक्टिविटीज़ थी, यानी कि उनका क्रिटिसिज्म करना, उनके खिलाफ कोई भी एक्टिविटी होती थी उसको उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। कोई भी व्यक्ति सरकार से, यानी कि राजाओं से प्रश्न नहीं कर सकता था कि आपकी ऐसा कैसे हुआ। इवन उन्होंने न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी लगाम लगा दी। न्यूज़पेपर भी वही छापेंगे जो राजा चाहेंगे, राजा के खिलाफ या फिर नेशनलिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं छापी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों ने लिबरल और नेशनलिस्ट लोगों को काफ़ी परेशान किया, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो इन्होंने छीन लिया। फ्रीडम ऑफ प्रेस के छीने जाने से लिबरल्स और नेशनलिस्ट लोग थे वो जो काफ़ी नाखुश थे। During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas.
To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of the struggle of freedom. अब 1815 के बाद की बात की जाए तो उस समय लोग जो थे वो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे, यानी कि एक ऐसे ऐसे क्रांतिकारी ग्रुप बनने लगे जो कि अंडरग्राउंड रहने लगे, यानी कि सरकार से छुपकर वो काम करने लगे। और वो काम किसके खिलाफ करते थे? राजा के खिलाफ करते थे। और उन लोगों का ये उद्देश्य था कि लिबर्टी और फ्रीडम वापस से लागू की जा सके राजा को यहाँ से भगाकर। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bani, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states of kingdom. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. अब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का, जैसे कि भारतीय बहुत सारे क्रांतिकारी थे, हम भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, हम राजगुरु सुखदेव के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी थे जो कि थे, जिनका नाम था गिसेप मैज़िनी। मैज़िनी जो थे, ये जेनोवा में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी कार्बोनरी में। और ये जब 24 साल के थे तब इनको जेल में, एक्साइल का मतलब होता है जेल में डाल देना, कारावास में डाल देना 1831 में, जब इन्होंने एक रेवोल्यूशन की थी लिगुरिया के अंदर। इसके साथ साथ इन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ गठित की, जिसमें एक का नाम था यंग इटली जो कि मार्सिलिस में बनाई गई और दूसरा था यंग यूरोप इन बान। ये दो सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई और इनके अंदर पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के स्टेट से यंग लड़के जो थे वो इसमें शामिल होते थे। मैज़िनी जो मानते थे, उनका मानना था कि भगवान ने पूरी मैनकाइंड यानी मानवता को एक बनाया है, तो हमें इसके साथ छेड़छाड़ करने का, इसमें भेदभाव करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और इनका उद्देश्य था कि इटली जो है उसको एक किया जाए। इटली जो है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और राजाओं के नीचे है, वो राजाओं के नीचे ना रहकर एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में, एक डेमोक्रेसी के रूप में खड़ा हो, ऐसा इनका मानना था। मैज़िनी ने कंटिन्यूसली मोनार्की यानी कि राजाशाही का विरोध किया और उनका जो ये सपना था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का, वो अंत में पूरा हुआ। और मैटरनिक जो थे, जो ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर थे, उन्होंने इनको डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, यानी कि इनकी सोसाइटी के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में इनको इन्होंने पेश किया है। तो ये इनके द्वारा मतलब कितना ज़्यादा इनका योगदान था, ये इस सेंटेंस के द्वारा हम जान सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स लोग थे वो कितना ज़्यादा इनसे डरते थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नाउ विल कंटिन्यू दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस, दैट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848 in our next class. Till then, goodbye.